ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को अगर समझना है तो हमें एक ऐसी मिलिट्री सोच को देखना होगा जो किसी बड़ी महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि दशकों की मजबूरियों और ज़रूरतों से पैदा हुई है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सवाल अपने आप में अजीब है ना? कि कोई सेना अपने 2/3 लॉन्चर गंवा दे और फिर भी घुटनों पर ना आए। लेकिन जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच टकराव हुआ तो दुनिया के सामने ठीक यही हकीकत आई और इसने दुनिया भर के विश्लेषकों को सचमुच हैरान कर दिया। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ इजराइल का दावा था कि उन्होंने ईरान की मिसाइल दागने की काबिलियत को बहुत बड़ा झटका दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। ईरान का मिसाइल बनाने का जो पूरा ढांचा था वो न सिर्फ बचा रहा बल्कि कुछ मामलों में तो और तेजी से काम करने लगा। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब ईरान की सैन्य रणनीति की जड़ों में है। एक ऐसी रणनीति जो बड़े बड़े प्लान्स पर नहीं बल्कि बहुत सारी पाबंदियों और मुश्किलों से बनी है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और पैसों की कमी ने उसे एक ऐसी मिलिट्री सोच बनाने पर मजबूर किया जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 80 के दशक में ईरान इराक जंग ने उन्हें मिसाइलों की अहमियत समझाई। फिर 90 के दशक में जब उनके लिए एक मॉडर्न एयरफोर्स बनाना नामुमकिन सा हो गया, तब ईरान ने फैसला किया कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों को ही अपनी रक्षा का केंद्र बनाएंगे। ये एक ऐसा फैसला था जो पूरी तरह से ज़रूरत से पैदा हुआ था। और देखिए, ये बात सिर्फ बाहर के एक्सपर्ट्स ही नहीं कह रहे हैं। मैरीन कॉर्प्स यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट साफ बताती है कि ईरान के अपने मिलिट्री लीडर्स ने ये माना है कि पैसे की कमी, प्रतिबंध और इंडस्ट्रियल रुकावटें ही हमेशा से उनके प्रोग्राम को शक्ल देती आई हैं। मतलब ये बाधाएं कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं थीं, बल्कि उनकी पूरी सोच का आधार थीं। तो चुनौती एकदम सीधी थी। जब आपके पास महंगे फाइटर जेट्स और हाई-टेक हथियार खरीदने के पैसे ना हो, तो आप अपने दुश्मनों को दूर कैसे रखेंगे? ईरान का जवाब था संख्या, फुर्ती और एक सरल लेकिन बहुत ही चालाक डिजाइन। चलिए, अब देखते हैं कि ईरान की ये मजबूरी वाली नीति असल में दिखती कैसी है। उन्होंने महंगे और पेचीदा सिस्टम बनाने के बजाय एक ऐसा जखीरा बनाने पर फोकस किया जिसे फटाफट बनाया जा सके, कहीं भी छुपाया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बदला जा सके। इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, यानी TAL। अब ये कोई ज़मीन में गड़े हुए मिसाइल साइलो नहीं है। सोचिए, ये तो मिसाइलें हैं पहियों पर। इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है और फिर अचानक हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढना और तबाह करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही सोच उनकी हर चीज में दिखती है। हर चीज सस्ती हो, देश के अंदर बन सके और एकदम सिंपल हो। पुर्जों को भी अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है ताकि अगर एक जगह हमला हो भी जाए तो पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप ना पड़ जाए। ये सर्वाइवल की एक शानदार मिसाल है। और ये बात उनकी प्रैक्टिकल सोच को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक खास मिलिट्री गाड़ी बनाने में लाखों डॉलर्स खर्च करने के बजाय वो बस एक आम सा कमर्शियल ट्रक लेते हैं और उसे मिसाइल लॉन्चर बना देते हैं। ये सस्ता है, तेजी से होता है और सबसे बड़ी बात, इन लॉन्चरों को आम ट्रैफिक के बीच छिपाना बहुत आसान हो जाता है। उनके शस्त्रागार में आपको कई तरह की मिसाइलें मिलेंगी। फतेह जैसी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जो सॉलिड फ्यूल से चलती हैं और जिन्हें बहुत तेजी से दागा जा सकता है, से लेकर शहाब 3 जैसे मीडियम रेंज की मिसाइलों तक। हर मिसाइल एक खास जरूरत के लिए बनी है, पर सब में वही कम लागत और घरेलू उत्पादन वाला सिद्धांत लागू होता है। और ये संख्या ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब आप हाईटेक हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप संख्या से करते हैं। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार होने का मतलब है कि ईरान का मकसद किसी एक हमले को रोकना नहीं बल्कि किसी भी हमलावर को ये सोचने पर मजबूर करना है कि क्या वो इतने बड़े पैमाने पर होने वाले हमले को झेल भी पाएगा। अच्छा, अब समझते हैं कि ये कम लागत और ज्यादा संख्या वाली रणनीति अपने आप में एक हथियार कैसे है। बात सिर्फ हमला करने की नहीं है, बात है हमले के बाद दोबारा खड़े हो जाने की काबिलियत की। ये साइकिल ही ईरान की असली ताकत है। सोचिए, होता क्या है, एक लॉन्चर तबाह हुआ और उधर ईरान का जो भारी भरकम डोमेस्टिक ट्रक उद्योग है वो फौरन एक और तैयार कर देता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है जिसे बनाने में महीनों लगे। इसीलिए दुश्मन जितनी तेजी से लॉन्चर नष्ट करता है,
ईरान शायद उससे भी ज्यादा तेजी से उन्हें बदल सकता है। और यहीं पर इकोनॉमिक्स खेल में आता है। ये चार्ट एक तरफा लड़ाई की कहानी कहता है। ईरान के लिए एक सस्ती सी मिसाइल दागने का जो खर्चा है, वो उसे रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले महंगे इंटरसेप्टर की कीमत के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी आर्थिक जंग है जिसमें हमलावर हमेशा फायदे में रहता है। तो यहाँ असल मकसद कोई टेक्नोलॉजी की रेस जीतना है ही नहीं। लक्ष्य तो ये है कि एक साथ इतनी मिसाइलें दागी जाएं कि दुनिया की सबसे अच्छी डिफेंस सिस्टम भी जवाब दे जाए। ये दुश्मन के प्लानर्स के लिए पूरा समीकरण ही बदल देता है। और बस यहीं हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी कि आखिर नष्ट हुए लॉन्चरों की गिनती करना एक अधूरी तस्वीर क्यों पेश करता है। ये कोट पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। सिर्फ लॉन्चरों पर फोकस करने का मतलब है ईरान की असली ताकत को नज़रअंदाज करना, और वो ताकत है उनका इंडस्ट्रियल बेस, जो तेजी से चीज़ों को दोबारा बना सकता है। ये एक ऐसी गलती है जो रणनीतिक तौर पर बहुत महंगी साबित हो सकती है। तो आखिर में हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात तो ये कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उसकी कमजोरियों से पैदा हुई ताकत का एक सिंबल है। उन्होंने अपनी सीमाओं को ही एक रणनीतिक फायदे में बदल दिया है और एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे हराना मुश्किल है, क्योंकि उसकी असली ताकत लॉन्चरों में नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों में है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये मॉडल, जहां चालाक डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल लचीलापन महंगे हाईटेक हथियारों पर भारी पड़ता है, वाकई काम करता है, तो क्या ये भविष्य की जंगों का एक संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बहुत दूर तक असर हो सकते हैं। जब भी ईरान की सैन्य शक्ति की बात होती है, तो जिक्र हमेशा मिसाइलों और ड्रोन्स का ही क्यों होता है? आज हम ईरान के इसी शस्त्रागार की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक देश जिसकी वायुसेना उतनी ताकतवर नहीं है, वो भी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी सामरिक ताकत बना हुआ है। और देखिए, यही वो बुनियादी सवाल था जिसका सामना ईरान को करना पड़ा, और इसी एक सवाल ने उसकी पूरी सैन्य सोच और सिद्धांत की नींव रखी। ईरान की हवाई ताकत और उसकी मिसाइल क्षमता के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ दशकों के प्रतिबंधों ने उसकी एयरफोर्स को पुराने विमानों तक ही सीमित कर दिया है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए उसने मिसाइलों और ड्रोन्स में इतना ज्यादा निवेश किया कि आज ये इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे विविध शस्त्रागार बन चुका है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मिसाइल प्रोग्राम कोई शौक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत का सोचा समझा जवाब था। ये अपनी हवाई शक्ति की कमी को पूरा करने का एक सीधा और असरदार तरीका था। और दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और मुश्किलों ने ही ईरान को इनोवेशन करने पर मजबूर कर दिया। इसने महंगे विदेशी हथियारों की जगह सस्ते, देश में बने और असरदार समाधानों को प्राथमिकता दी। ये ताकत मजबूरी से पैदा हुई है, किसी विलासिता से नहीं। चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ईरान के इस शस्त्रागार में आखिर है क्या। कुछ खास मिसाइल सिस्टम्स और उनकी भूमिकाओं पर करीब से नजर डालते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से समझ लेते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये एक रॉकेट की तरह है जिसे लॉन्च किया जाता है। ये वायुमंडल से बाहर एक आर्क बनाकर सफर करती है और फिर गुरुत्वाकर्षण इसे इसके लक्ष्य की तरफ नीचे खींच लाता है। इसका मुख्य गाइडेंस लॉन्च के शुरुआती समय में ही होता है। ये टेबल ईरान के शस्त्रागार की विविधता को दिखाती है। एक तरफ फतेह 110 जैसी मिसाइलें हैं जो कम दूरी पर सटीक हमला करने के लिए हैं, तो दूसरी तरफ शहाब 3 जैसे पुराने सिस्टम्स जो बड़े शहरों को निशाना बनाने के लिए हैं। और फिर देखिए सिज्जल 2 जो ठोस ईंधन से चलती है, मतलब इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे एक खतरनाक निवारक हथियार बनाता है। अब आते हैं ईरान के सबसे आधुनिक सिस्टम पर, फतह। ये सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है, और ये पारंपरिक मिसाइल सुरक्षा के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती भी है। मैक 15 ये रफ्तार कल्पना से भी परे है। इसका मतलब है आवाज की गति से 15 गुना तेज, यानी करीबन 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार पर यह किसी भी डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने के लिए लगभग कोई समय नहीं देती। तो ये काम कैसे करता है, इस प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले एक रॉकेट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को वायुमंडल से बाहर धकेलता है। फिर वो व्हीकल अलग होकर अविश्वसनीय गति से ग्लाइड करता है, और यही वो हिस्सा है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। ये हवा में अपनी दिशा बदल सकता है, जिससे इसका अंदाजा लगाना और इसे हवा में ही रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
मिसाइलों के अलावा ईरान की रणनीति का एक और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है उसका विशाल ड्रोन कार्यक्रम। और यहाँ बात सिर्फ उन्नत तकनीक की नहीं है, बल्कि संख्या की ताकत की भी है। ये लाइन शाहिद ड्रोन की भूमिका को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। जैसे AK-47 बहुत परिष्कृत नहीं है, लेकिन वो सरल है, सस्ती है, बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती है और युद्ध के मैदान पर बेहद प्रभावी है। इन ड्रोन्स का रणनीतिक फायदा उनकी सादगी में ही छिपा है। वे सस्ते हैं, इसलिए उन्हें झुंड में भेजा जा सकता है। ये हवाई सुरक्षा प्रणालियों पर भारी पड़ते हैं और रक्षकों को एक अजीब दुविधा में डाल देते हैं। क्या वे लाखों डॉलर का इंटरसेप्टर कुछ हजार डॉलर के ड्रोन पर बर्बाद करें? ये लागत का एक ऐसा असंतुलन पैदा करता है जो दुश्मन के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो इस शस्त्रागार की असल पहुंच क्या है? चलिए देखते हैं कि कौन से क्षेत्र इसकी जद में आते हैं। 2000 किलोमीटर की यह सीमा मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लेती है। इसमें इजराइल, खाड़ी के सभी अमेरिकी ठिकाने और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवारक क्षमता है। और ये स्लाइड मिसाइलों और ड्रोन्स के बीच के रणनीतिक अंतर को शानदार ढंग से दिखाती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल मिनटों में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है, जो इसे अचानक हमलों के लिए एकदम सही बनाती है। दूसरी ओर एक शाहिद ड्रोन को घंटों लगते हैं, जो उसे समय के साथ धीरे धीरे दुश्मन की सुरक्षा को थकाने और कमजोर करने के लिए उपयुक्त बनाता है। ये हथियार सिर्फ कागज पर मौजूद नहीं है। ईरान ने इन्हें असल युद्ध की स्थितियों में इस्तेमाल किया है और हर बार अपनी क्षमताओं को और बेहतर किया है। 2017 में सीरिया में आईसिस के खिलाफ शुरुआती हमलों से लेकर 2020 में इराक में अमेरिकी बेस पर सटीक हमलों तक हम एक साफ विकास देख सकते हैं। लेकिन 2024 और 2025 की घटनाओं ने दिखाया कि ईरान अब बड़े पैमाने पर समन्वित हमले कर सकता है, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें एक साथ शामिल थीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ईरान अपनी इन सबसे कीमती रणनीतिक संपत्तियों की रक्षा कैसे करता है? क्या उन्हें पहले हमले में ही नष्ट नहीं किया जा सकता? ईरान ने अपने शस्त्रागार को बचाने के लिए कई तरीके विकसित किए हैं। वे जमीन के नीचे मिसाइल शहरों का इस्तेमाल करते हैं, जो बमबारी से सुरक्षित हैं। उनके पास मोबाइल लॉन्चर हैं जो लगातार चलते रहते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। और ठोस ईंधन वाली मिसाइलों का उपयोग करके वे बहुत तेज़ी से लॉन्च कर सकते हैं और जवाबी हमले से पहले ही अपनी जगह बदल सकते हैं। ये हमें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर लाता है, जो इन सभी अलग अलग प्रणालियों को एक सुसंगत सैन्य सिद्धांत में एक साथ जोड़ता है। आइए देखें कि ये कैसे काम करता है। पहला कदम, सस्ते ड्रोन्स का एक झुंड भेजा जाता है। उनका मुख्य मकसद हवाई सुरक्षा को सक्रिय करना, उनके ठिकानों का पता लगाना और उन्हें अपने महंगे इंटरसेप्टर खर्च करने पर मजबूर करना है। एक बार जब बचाव कमजोर हो जाता है तो दूसरा कदम आता है। ज्यादा ताकतवर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें उन सुराखों से होकर आती हैं जो बनाए गए हैं। ये एक बहुत ही चतुर और स्तरित दृष्टिकोण है। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, ये शस्त्रागार ईरान की कमजोर वायुसेना की भरपाई करता है। दूसरी, ये सटीकता, सीमा और सबसे जरूरी संख्या पर निर्भर करता है। तीसरी, इसे किसी भी हमले से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। और अंत में इसकी मुख्य रणनीति है संतृप्ति, सस्ते हथियारों से दुश्मन की महंगी रक्षा प्रणाली को नाकाम कर देना। और यह हमें एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे हाइपरसोनिक हथियार और ड्रोन झुंड अधिक आम होते जा रहे हैं, क्या रक्षात्मक तकनीकें हमले के साथ तालमेल रख पाएंगी? यह एक तकनीकी दौड़ है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक सुरक्षा को आकार देगी।